हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MAIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं MSF, सीमांत अस्थायी सुविधा, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी बाजार में मुद्रा की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करते हैं, कम है तो उसको ज़्यादा कैसे करते हैं। देखिए, बाजार में मुद्रा का जो मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर ज़रूरत से कम हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन क्रेडिट कंट्रोल टूल्स के माध्यम से बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच में एक संतुलन बनाए रखने का काम करता है। उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, जो दो ऑप्शन है, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स के माध्यम से। तो आइए हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को समझते हैं। पुनः वही कहानी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपका RBI है, और हमारा संबंध किससे है? कमर्शियल बैंक से है। हमारा संबंध किससे है? ये कमर्शियल बैंक से है। यानी हम जो है आम आदमी इस कमर्शियल बैंक से जुड़ा होता है। हमने बताया था कि कुछ लोग अपने पैसे जमा करते हैं और कुछ लोग बैंक से पैसे कर्ज के रूप में, उधार के रूप में लेने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, पिताजी है, तो इसलिए इनका उत्तरदायित्व बनता है कि कमर्शियल बैंक कहीं भी आर्थिक रूप से किसी संकट में पड़ रही है तो वो उसका मदद करे। तो इस तरह से हम देखते हैं MSF का जानने का, MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है, वो चीज़ें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले MSF का प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2011 से कर रही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज का प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2011 से कर रही है। ये होता क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी जिस ब्याज दर पे इनको एक दिन या 24 घंटे या 24 घंटे के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, उसी को हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज बोलते हैं, MSF बोलते हैं। फिर से सुन लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक दिन या 24 घंटे के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, उसको बोलते हैं हम MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, सीमांत अस्थायी सुविधा बोलते हैं। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे क्या होता है कि बैंक रेट, MSF रेट क्या होता है उसको जान लेते हैं। कि जो बैंक रेट होता है वही MSF रेट भी होता है। यानी जिस दर पे बैंक रेट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट से कमर्शियल बैंक को जो ऋण उपलब्ध कराती है वही रेट MSF का भी होता है। क्यों होता है? क्यों? एक दिन के लिए हम बैंक रेट पर कर्ज लेते हैं, रेपो रेट पर क्यों नहीं ले लेते हैं? तो आपने देखा होगा रेपो रेट का जो अवधि है वो 2 से 40 दिन की अवधि के लिए हम जो लोन लेते हैं वो रेपो रेट होता है, और जो बैंक रेट होता है वो 40 से अधिक दिन के लिए जो ऋण लेते हैं उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट हम रीपर्चेज ऑपरेशन के थ्रू हम बैंक से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। रीपर्चेज ऑपरेशन यानी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज, बांड्स खरीदते हैं, उसी बांड्स को पुनः इसके पास गिरवी रख करके और उससे हम लोन लेते हैं और पुनः पैसे दे करके उस
गिरवी रखी जो बॉन्ड सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां हैं उसको हम फिर परचेज कर लेते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रीपरचेज ऑपरेशन, जिसकी अवधि 2 से 40 दिन के लिए होती है। और 40 दिन से ऊपर जब लेंगे हम तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। और एमएसएफ रेट 1 दिन और 24 घंटे के लिए जो हम लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, एमएसएफ रेट। इसीलिए बैंक रेट और एमएसएफ रेट दोनों इक्वल होता है, क्योंकि एमएसएफ यानी कुल जमा का, यानी कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा का न्यूनतम 1% अंश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 24 घंटे के लिए कर्ज ले सकती है। अधिकतम 2% के रूप में और न्यूनतम 1%, यानी इनके पास 100 रुपया जमा है तो 1 रुपया 1 दिन के लिए इनसे यह कर्ज ले सकते हैं। अधिकतम 2 रुपया ले सकते हैं, 3 रुपया नहीं ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। कुछ बैंकों को कुछ जरूरतें तत्काल पूरा करना होता है तो इसलिए यह बैंक से पैसे ले लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक ले लेती है। तो इस तरह से हम देखें कि बाजार में अगर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है, यानी बाजार में मनी सप्लाई ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं जो बैंक रेट है, बीआर है, वो बढ़ जाएगा। अगर मनी सप्लाई बाजार में कम है तो बीआर जो है वो घट जाएगा। बीआर यानी बैंक रेट घटने से लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो फिर से बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। हाई हो जाएगी तो फिर से बीआर बढ़ जाएगा, जिससे लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति कम हो। तो इस तरह से हमने देखा कि एमएसएफ क्या है। तो अगर वर्तमान 2021 का बीआर रेट और एमएसएफ रेट देखें तो 4% यह रेट है इस समय। तो हमने देखा कि एमएसएफ क्या होता है, 24 घंटे की अवधि के लिए जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण लेते हैं उसको हम बोलते हैं एमएसएफ। एक चीज़ और है कि अक्सर शनिवार और रविवार 2 दिन यह बंद रहता है, यानी शनिवार रविवार 2 दिन बंद रहता है। लोग क्या करते हैं, शुक्रवार को बैंक्स क्या करता है, शुक्रवार को आरबीआई से एमएसएफ के जरिए लोन ले लेता है, कर्जे ले लेता है और सोचता है कि हम सोमवार को दे देंगे, हमारा क्या भाई दिक्कत, हम शुक्रवार को लिए, आपका ऑफिस बंद है तो उसके जिम्मेदार थोड़ी ना हम हैं। लेकिन नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है अगर शुक्रवार को लेते हैं, अगर शुक्रवार को ही नहीं देते हैं तो आपसे हम 72 घंटे के लिए चार्ज वसूल करेंगे, क्योंकि आपने 3 दिन के लिए ले लिया। इसलिए बैंक्स प्रयास करते हैं कि सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार तक वो कर्ज ले लें, शुक्रवार को लेने से कतराते हैं क्योंकि 3 दिन हो जाएगा, शुक्र शनि रवि, इसलिए 72 घंटे का वो चार्ज करेगा। तो ये जान लीजिए कि 72 घंटे अगर प्रयोग करते हैं तो 72 घंटे के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं, आरबीआई है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं जिसको बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब बाजार में, मान लीजिए ये बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, इसमें बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, इस बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि एकदम पूरा बाजार पैसे से ही भर गया है। अब तो क्या दिक्कत हो सकती है, बाजार में पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाजार में बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं। अब जैसे बाजार में ज़्यादा पैसे होने के कारण लोगों की जो है मांग क्षमता, भाई पैसा है तो कहीं ना कहीं इनकी इनकम ज़्यादा हुई है तो बाजार में पैसे होते हैं। आप जानते हैं कि बाजार में पैसे ज़्यादा होंगे तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं बाजार में पैसे अधिक होने के कारण डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ जाने के कारण जो प्राइस होती है, वस्तु की कीमतें होती हैं, वो प्राइस बढ़ जाती है, उसकी कीमतें बढ़ जाती है। और जब कीमतें बढ़ जाती है तो रुपए का जो वैल्यूएशन है वो गिर जाता है। भाई स्वाभाविक है, बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ गई और बढ़ जाने के वजह से वस्तुओं की मांग बढ़ गई और मांग बढ़ने की वजह से उसकी कीमतें बढ़ गई। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो रुपए का वैल्यूएशन क्या हो जाता है, कम होता है।
अरे भाई, जैसे मान लीजिए 25 रुपये में हम एक मार्कर खरीदते हैं, ये 200 रुपये में हम खरीदने लगे हैं, तो रुपए की वैल्यूएशन कम हो गई ना। यानी 25 रुपये का काम अब 200 रुपया काम कर रहा है, यानी 200 देंगे तो ये मार्कर मिलेगा। उस समय मैं 25 में खरीदता था, तो रुपए की वैल्यूएशन क्या हो गई, कम हो गई, जिसके वजह से हम अतिरिक्त पैसा दे करके इसी मार्कर को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन की अवस्था में बदल जाएगा। इन्फ्लेशन की अवस्था भी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक इन्फ्लेशन का जो मतलब एक क्या हो सकता, एक स्टेज होता है, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, सरपट भागती हुई। हमारे देश में इन्फ्लेशन रेंगती हुई अवस्था में अगर है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, अगर सरपट भागती हुई है तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं ठीक है, अगर दौड़ रही है तो भी नहीं ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाजार में पैसे ज़्यादा हो गए तो क्या करेगा भाई, बाजार में पैसा ज़्यादा हो गया, बैंक क्या करिए, कम ब्याज पे अगर पैसा आपको देगा तो पैसा आप ज़्यादा लेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी अपने सिस्टम से उसको बाजार से पैसे को सोखने का काम करती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे बाजार से पैसे को सोखने का काम करती है, ये क्या करती है, जो कौन कौन ये अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे की व्यवस्था करता है। तो बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, मैंने बताया कि बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, और बाजार में पैसे होने के कारण इन्फ्लेशन आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक काम है कि देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन में बनाए रखना। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स होते हैं थे, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स होते हैं, बिल्स होते थे, तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता था। लेकिन 1962 से ओपन मार्केट के तहत सिक्योरिटी बॉन्ड्स, बिल आदि को बेचने का उद्देश्य इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इससे पहले इसका उद्देश्य इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना नहीं था, सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए वो पैसे की व्यवस्था करती थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। लेकिन अब 1962 से इसका काम ओपन मार्केट ऑपरेशन का कि बाजार से पैसे को सोख करके या कम है तो ज़्यादा मतलब डाल करके बाजार में बैलेंस बनाए रखना। तो देखते हैं बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अरे भाई इसको जल्दी व्यवस्थित करो, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है आप हमारी तरफ से निश्चिंत हो, तुम आप जैसे भी इसको मैनेज करो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सिक्योरिटीज बिल्स बॉन्ड्स, मैंने बताया था टी बिल जिसको बोलते हैं, जिसकी अवधि 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन का होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे प्रतिभूतियों को बाजार में बेचती है। प्रतिभूतियों को जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स भी हो सकता है, जो 1 साल से ऊपर की अवधि की जो परिपक्वता उसकी समय होती है, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 1 ईयर से अधिक, वो बॉन्ड्स हो गया, और जो 1 ईयर से नीचे है वो बिल हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिल्ड एज मार्केट के तहत कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स को बाजार में बेचती है। तो बाजार में बेचती है तो कौन कौन खरीद सकता है, हम देख सकते हैं ये कमर्शियल बैंक जो इसको खरीद सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, बिल को खरीद सकते हैं, और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसे संस्थान इनको खरीद सकती हैं। और जैसे हम कह सकते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसको हम कह सकते हैं, वो गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान, हम कह सकते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान वित्त का तो काम करते हैं लेकिन बैंक जैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा LIC है, LIC बैंक का काम करती है, वित्तीय संस्थान है,
लेकिन वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के थ्रू कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध आपको नहीं कराती है। तो इस तरह के जो अर्ध सरकारी संस्थानें हैं, या हम कह सकते हैं कि दूसरे देश की भी जो संस्थाएं हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, या दूसरे देश के हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक हैं, या हमारे देश के कमर्शियल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान जो जुड़े हुए हैं, वो इनके बॉन्ड्स को खरीद लेगी, बिल को खरीद लेगी। तो स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं कि जब ये संस्थान इस बिल और बॉन्ड्स को खरीदता है तो ये जो संस्थान था ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैश देगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पेपर देगी। ट्रेजरी बिल का भी होगा तो भी पेपर देगी, बॉन्ड्स होगा